गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज एमए फाइनल की 7th पेपर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस पेपर का नाम है भारतीय समाज का परिप्रेक्ष्य और इसमें हम भारतीय समाज के बारे में स्टडी करेंगे। भारतीय समाज कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या दृष्टिकोण दिए हैं, ये हमने सिलेबस में अध्ययन कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत क्या है, भारतीय समाज क्या है। भारत एक विविधता युक्त समाज है। इसकी भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों एवं समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में हमेशा विद्यमान रही हैं। पहाड़ी, मैदानी, पठारी एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों के खान पान, पहनावे, भाषा, रहन सहन, प्रथाओं, त्योहारों एवं उत्सवों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है, अर्थात भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं इसकी प्रकृति के कारण, इसके भौगोलिक विविधता के कारण पाई जाती हैं। फिर भी देश में एक विविधता में एकता की संस्कृति विद्यमान है। संपूर्ण भारत एक राष्ट्र है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसको भौगोलिक दृष्टि से 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में पर्वतीय प्रदेश है, उस पर्वत का नाम है हिमालय, जो कि बर्फ से ढका हुआ है और यह जम्मू कश्मीर से लेकर नेफा तक फैला हुआ है। इसमें अनेक दर्रे, घाटियाँ और चोटियाँ हैं। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी एवरेस्ट भी हिमालय में ही स्थित है। भारत इसके कारण कई सारे आक्रमणकारियों से भी बचा हुआ रहता है और यहाँ पर बहुत अच्छी ठंड पड़ने वाली इस जगह को कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सेकंड प्राकृतिक भाग है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से लेकर दक्षिणी पठार के बीच का मैदानी भाग उत्तर का मैदान कहलाता है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। यही कारण है कि यहाँ पर अधिकांश आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे हैं। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगला इसका भाग है दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है, जो पठारी प्रदेश है तथा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर के बड़े मैदान से विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों द्वारा यह भाग अलग हो जाता है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। चौथा प्राकृतिक भाग है राजस्थान का मरुस्थल। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर एक शुष्क रेतीला भाग है, जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण हमेशा विफल होते रहे हैं। अगला प्राकृतिक भाग है समुद्र तटीय मैदान। दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के समुद्र तटीय भाग को कोंकण तथा मालाबार कहते हैं। यह भाग पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पूर्वी मैदानी भाग की तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट भी कहा जाता है। पूर्वी
एवं पश्चिमी समुद्र तट भारत के इसमें प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित हैं, जहाँ से बहुत अधिक व्यापार किया जाता है। तो इस प्रकार भारत का प्राकृतिक भाग पर्वतीय, पठारीय, मैदानीय, मरुस्थलीय और समुद्र तटीय, इस तरह 5 भागों में बटा हुआ है। यह हर प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। कहीं बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। विश्व के सबसे अधिक बारिश वाला स्थान भी भारत देश में ही है, तो मरुस्थल भी भारत देश में ही पाया जाता है। इतनी भौगोलिक विविधताओं के कारण यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान में भी विविधता पाई जाती है। विविधता में एकता को समझने से पहले हम यहाँ की विशेषताओं को समझेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता है प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और बहुत लंबे समय से स्थायी रूप से यहाँ पर विद्यमान है। तो यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम और भारत की संस्कृतियाँ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ पर आज भी वैदिक धर्म का पालन किया जाता है और पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आज भी यहाँ विवाह वैदिक रीति से होते हैं। ग्राम पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी हमारे देश में विद्यमान है। अध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, पतिव्रत धर्म, पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा और अस्तेय के सिद्धांतों की गूंज आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो प्राचीन काल से ये जो विचार हमारे साथ चल रहे हैं वो आज भी हमारे साथ में विद्यमान हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सहिष्णुता। जो भी हमारे साथ आता है, हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ में सहिष्णु होकर व्यवहार करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है सहिष्णुता। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति भी कठोरता नहीं पाई जाती। यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ। देश में सभी को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया गया और सभी धर्म और जाति के सदस्य यहाँ पर मित्र भाव से रहते हैं। इसकी अगली विशेषता है समन्वय। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इनमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपना पृथक पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई हैं। और इसकी एक प्रमुख विशेषता है आध्यात्मवाद। भारतीय संस्कृति ने आध्यात्मवाद को बहुत महत्व दिया है। यहाँ भौतिक सुख को अधिक महत्व न देकर ईश्वर प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। और धर्म तथा आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की आत्मा के समान है। इसमें त्याग और मोक्ष का सुंदर समन्वय पाया जाता है। भारतीय समाज की अगली विशेषता है धर्म की प्रधानता। भारत देश धर्म प्रधान देश है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है। अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता अर्थात भारतीय संस्कृति में अमर होने के लिए अनुकूलनशीलता बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर समय के साथ में परिवर्तित होने की एक अद्भुत क्षमता हमारी संस्कृति में पाई जाती है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म
एवं संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रहती हैं। यही कारण है कि उनका विघटन और पतन होने के अपेक्षा वे परिवर्तित हो रही हैं। भारतीय समाज की अगली विशेषता है वर्णाश्रम। भारतीय समाज वर्ण और आश्रमों में बटा हुआ था। व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था और संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। प्रत्येक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी तरह व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसके पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसकी अगली विशेषता है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। ये माना जाता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। भारत में व्यक्ति की आत्मा को अजर अमर माना गया है और पुनः जन्म पर भी विश्वास किया गया है। अगली विशेषता है सर्वांगीणता। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह है कि इसका संबंध किसी जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि समाज के सभी पक्षों से ये संबंधित है। इसके अंदर सभी के हित की, सभी के कल्याण की कल्पना की गई है और कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगली विशेषता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन उनको प्राप्त होता है और मनुष्य को अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। अगली विशेषता है ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूमि ऋण। व्यक्ति जो कुछ है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो भी कुछ प्राप्त किया है, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा पशु पक्षियों तक का भी ऋणी है। अतः उससे अपने दायित्वों का निर्वाह करके ही इन ऋणों से छुटकारा मिल सकता है। इस हेतु 5 यज्ञों की व्यवस्था की गई है और व्यक्तिवाद पर पूर्ण अंकुश लगाया गया था। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है संस्कार। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने और उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है और इसके लिए 16 संस्कार की व्यवस्था अवधारणा दी गई है। इनमें से प्रमुख हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोवयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है जाति व्यवस्था। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है, जिसके आधार पर संपूर्ण समाज को कई छोटे छोटे और विभिन्न उपभागों में बांटा गया है। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है और जाति एक अंतःविवाही समूह है, अर्थात जाति अपनी ही जाति में विवाह की अनुमति प्रदान करती है और जाति व्यवस्था में जीवन पर्यंत परिवर्तन नहीं आ सकता।
इसकी एक और प्रमुख विशेषता है संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, अर्थात परिवार में 3 या 4 पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं। इनकी संपत्ति सामूहिक होती है, ये सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और सभी एक साथ मिलकर भोजन बनाते और भोजन ग्रहण करते हैं। और भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है विविधता में एकता। यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण और भी अनेक तरह की विभिन्नताएं व्याप्त है, फिर भी सभी में एकता के दर्शन होते हैं और आगे हम इसी विविधता में एकता को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो सिर्फ भारतीय समाज में ही पाई जाती हैं। वे हैं प्राचीनता एवं स्थायित्व, सहिष्णुता, समन्वय, अध्यात्मवाद, धर्म की प्रधानता, अनुकूलनशीलता, वर्णाश्रम, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, सर्वांगीणता, पुरुषार्थ, ऋण तथा यज्ञ, संस्कार, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, विविधता में एकता। इतनी विविधताओं के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में समन्वय पाया जाता है। विभिन्न औद्योगिक, तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारण भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन आए। इससे इसका मौलिक स्वरूप ही संक्रमण की स्थिति में आ गया। इस संक्रमण की स्थिति में भी भारतीय संस्कृति में विघटन नहीं हुआ, बल्कि यह अपनी अनुपम विशेषता के कारण एकता बनाए हुए हैं और इसी को कहते हैं विविधता में एकता। इस प्रकार भारतीय समाज की जो ये मौलिक विशेषताएं हैं वे हमें बताती हैं कि भारतीय संस्कृति एक अद्भुत संस्कृति है, जिसमें अनुकूलनशीलता का गुण होने के कारण विभिन्न संस्कृतियों के आगमन के बावजूद भी उसकी विभिन्न संस्थाएं आज भी विद्यमान हैं और आज भी एकता का संदेश देती हैं। थैंक यू वेरी मच।